नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज का यह सेशन डेडिकेटेड है केवीएस के आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। यदि आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपका जनवरी 2026 में इसका पेपर होना है, तो यह सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। करना क्या है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। आज के इस सेशन में हम 10 एमसीक्यूज को करेंगे, जिसका टोटल वेटेज आपका 30 मार्क्स का होगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना, आपके बेसिक क्वेश्चंस उठाए गए हैं ताकि आपकी जो एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो मिल सके। और इसी तरह से हम नेक्स्ट जो सेट्स आएंगे वहां पे हम इनके लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा ताकि आपको एक जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो मिल सके। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कहता ही बॉट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे। हम हर एक क्वेश्चन के साथ जो पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, ये हमारा क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहां पे बताएं आप किस तरह के टेंस का यूज किया गया है, व्हाट टाइप ऑफ टेंस हैज बीन यूज्ड हियर, तो आप कहेंगे सीधे ये पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पे वर्ब हमारा जो है सेकेंड फॉर्म में। क्लियर है? अब आपसे कह रहा है कि ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा यहां आकर के इसको फिट बनाएगा। तो देखेंगे, अम्ब्रेला का जो इनिशियल साउंड होता है ना, यू है, इट डजंट डिटरमिन दैट इट इज गोइंग टू बी यूज्ड विथ आर्टिकल एन। ये हमारा साउंड होता है जिसके अकॉर्डिंग हम ए या एन का चयन करते हैं। तो अम्ब्रेला का जो इनिशियल साउंड है हमारा वोवेल साउंड है अ, और ये अपने साथ लेता है एन, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ में एक चीज और बता दूं आपको, यस्टरडे जो है ना हमारा, ये हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है जो बताता है पास्ट में कोई घटना घटी है, जिसके कारण से हम देखेंगे कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और इसका जो है रिलेशन सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है सी इज अफ्रेड डैश डॉग्स। अब देखेंगे, दूसरा आपसे पूछ सकता है कि अफ्रेड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो देखेंगे अफ्रेड किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो ये बता रहा है स्थिति के बारे में, किसके? सी के बारे में। और सी हमारा क्या है, प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के तौर पे कार्य कर रहा है, सब्जेक्टिव केस का है। क्लियर है? इज हमारा वर्ब है। अब देखेंगे कि यह अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है ऑफ, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो है यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑफ के बाद जो हमारा ये डॉग्स आया है, यह इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है जिसे हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह से मैं कहूंगा कि हर एक सेंटेंस में बनने वाले प्रश्न को आपको देखना है, उस अप्रोच को डेवलप करना है। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहां पे आपके सामने 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं और इनमें से आपको उनका चयन करना है जो ग्रामेटिकली सिंटैक्स के अकॉर्डिंग सही है। क्लियर है? अब देखेंगे कि चारों के चारों सेंटेंस का आपका जो सब्जेक्ट है सेम है। तो ये हमारा है ही, जो कि हमारा थर्ड पर्सन का होता है और ये सिंगुलर नंबर में होता है, और अब यह जो है मैस्कुलिन जेंडर के लिए प्रयुक्त होता है। अब देखेंगे कि यदि हम इसका प्रयोग करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो इसके बाद जो आने वाला हमारा वर्ब होता है, वर्ब का 5वां फॉर्म होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे डोंट जो है हमारा वर्ब का पहला फॉर्म है। कैसे? तो आपको याद रखना है डू, डिड, डन, डूइंग, डज। क्लियर है? ये हमारे 5 वर्ब फॉर्म से किसके? वर्ब डू के। अब देखते हैं कि जब कभी भी हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम V1 नहीं बल्कि V5 का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका ये डोंट जो है गलत हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे कि डिडंट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ हम क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि डजंट का प्रयोग तो है, लेकिन आगे वर्ब का 5वां फॉर्म प्रयोग में लाया गया है, ये गलत है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। अब मैं इसके पीछे के रीजन को बताता हूं। आप में से बहुत सारे बच्चों को यह लगता होगा कि इसके आगे हम V1 का ही प्रयोग क्यों करते हैं, तो इसके पीछे के रीजन है। क्या रीजन है? देखिए, यह एक हमारा सिंपल सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस का डिफिनीशन होता है कि भैया कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही सब्जेक्ट हो और एक ही फाइनाइट वर्ब हो। फाइनाइट वर्ब की जब बात आती है तो दिमाग में इतना लाना है कि भैया कोई ऐसा वर्ब जो अपना रूप परिवर्तन कर लेता हो, परिवर्तित कर लेता हो अपने सब्जेक्ट या
टेंस के अकॉर्डिंग। अब देख रहे हैं कि यदि हम यहां पर भी हम वर्ब का 5वां फॉर्म यूज करें तो देखेंगे कि फाइनाइट वर्ब हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो सिंपल सेंटेंस के डिफिनेशन को ही ये वायलेट कर देगा। अर्थात क्या करेंगे, हम एक ही जगह हम फाइनाइट वर्ब का प्रयोग करेंगे जो हमारा डज आ चुका है। और वैसे भी रूल है हमारा कि डू डज डिड के बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत ही मजेदार तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश। अब देखिए यहाँ पे पूरे सेंटेंस को आपको पहले पढ़ना है और पहले पता इस बात का लगाना है कि इसका टेंस क्या है। तो जैसे आपने देखा रीच्ड, तो आपने देखा कि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और जैसे सेकेंड है तो पास्ट इंडिफिनिट, हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था। ये पास्ट में हमारा जब एक बार सेंटेंस चला गया तो 99% चांस है कि पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा पास्ट में रहेगा, जब तक कि उसमें आप कोई यूनिवर्सल ट्रूथ ना एक्सप्रेस कर रहे हो या फिर कोई हैबिचुअल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हो। क्लियर है? तो यहां कहा जा रहा है कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन क्या थी, खुल चुकी थी, जा चुकी थी, ऐसा भाव आना चाहिए। ये हमारा क्या है, लीव्स है। अब देखेंगे कि लीव्स हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में प्रयुक्त होता है चूंकि यह वर्ब का 5वां फॉर्म है, तो इसलिए छट गया। लेफ्ट देखेंगे, लेफ्ट का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। अब देखिए, जब आपको यह दर्शाना हो कि पास्ट के दो एक्शन के बीच कंपैरेटिव यूज करना हो, जिसमें आप ये दिखा रहे हैं कि भैया इसके होने से पहले वाला जो था ना वो डन था, तो उस स्थिति में जो पहले घटना घटित हो चुकी उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और दूसरा जो उसके बाद होता है उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में। हमने देखा यहाँ पास्ट इंडिफिनिट है, अब रिक्वायर्ड है क्या, तो पास्ट परफेक्ट, और उसके लिए हम क्या करते हैं, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यह स्ट्रक्चर कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, अर्थात आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश गिवन अ सर्टिफिकेट। कहता है कि ईच हमारा होता है एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसका प्रयोग हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं। उस स्थिति में इसके जस्ट आगे नाउन का प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का। क्लियर है? और ईच का प्रयोग सब्जेक्ट के तौर पे अगर करते हैं आप, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के साथ चाहे उसकी संख्या कितनी भी हो, इंडिविजुअली एक एक करके सेपरेटली बोध कराता है और ये सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देता है, जिसके कारण से हमें एक सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी। भले आपको यह देखने में लगता होगा प्लूरल है प्लेयर्स, लेकिन यहां आप देखें ये हमारा है एक प्रीपोजिशन जिसके आगे प्रयुक्त हो रहा है, जो कि हमारा एक प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। और वर्ब कभी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयुक्त नहीं होता है, वह अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रयुक्त होता है। ये हम देख रहे हैं प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, अर्थात एकमात्र ऑप्शन आपके सामने बचा ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कहता है द टीचर प्रेज द स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, इसको आपको पेसिव में बदलना है। क्लियर है? तो जब भी पेसिव में बदलने की बात आवे तो उसका बहुत सरल उपाय है। सबसे पहले तो आप चले जाएं कहां, वर्ब के पास। ये देख रहे हैं वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और वर्ब के सेकेंड फॉर्म को हम प्रयोग कहां करते हैं, और वर्ब के सेकेंड फॉर्म का हम प्रयोग कहां करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं पास्ट इंडिफिनिट में। और इसका पेसिव वॉइस हो जाता है क्या, वॉज या वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर है? अब इसी स्ट्रक्चर को आपको देखना है, और साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट। तो हम देख रहे हैं यहां जो ऑब्जेक्ट हमारा इस सेंटेंस में प्लूरल है, जिसके कारण से हम वर प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म को देखेंगे। यहां देखने को मिल रहा है आर नहीं होगा, यहां वर है, थर्ड फॉर्म है, स्टूडेंट्स है, बाय द टीचर है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहां देखिए वर नहीं, खत्म हो गया, ये हैड आ गया, खत्म हो गया। जब कभी भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एक्टिव से पेसिव बनाते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, रिमूवल ऑफ टू करते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करते हैं, जिस तरह के भी ट्रांसफॉर्मेशन वाले पार्ट को आप बनाते हैं, वहां आपको एक चीज का ध्यान देना है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ना ही टेंस चेंज होना चाहिए। अगर ये कहीं भी दिख रहा है तो आपका आंसर कतई वो नहीं होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है ही सेड आई विल हेल्प यू। अब क्या करना है आपको इस सेंटेंस में, यहां जो लिखा हुआ हमारा इस रिपोर्टेड स्पीच है, इसको क्या करना है आपको इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्ट करना है या इनडायरेक्ट फॉर्म में रिपोर्ट करना है। क्लियर है? अब देखना है दो तीन चीजों का ध्यान देना है आपको। एक तो हमारा देखते हैं कि पर्सन चेंज हो जाता है, दैट इज बेस्ड ऑन 1 2 3 जो आपका सन का नियम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन। एक तो ये हो गया, और दूसरा हमारा कि रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है, ये हमारा पास्ट का है, तो हम देखेंगे स्टेटमेंट के टेंस में बैक शिफ्टिंग होने वाला है। क्लियर है?
लेकिन जब कभी भी आप कंपटीशन की तैयारी करें तो बस एक दो पॉइंट पे ध्यान दें, इन चीजों पे उतना ध्यान ना दें। सबसे पहले आप देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, और यहां देखेंगे कि वर्ब में क्या बदलाव आएगा, यह किस टेंस में प्लेस किया जाएगा, अपना चीज आपको देखना है। तो देखेंगे कि विल को हम वुड में बदलते हुए देखेंगे, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस का है। तो देखेंगे कि वुड कहां पर है, यहां खत्म हो गया और तीनों में है। अब देखना है फर्स्ट पर्सन हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, मतलब ही हो जाएगा। तो देखेंगे कि दो में हमारा ही है, चौथा हमारा यहां छट गया। अब आते हैं, देखते हैं कि अब क्या होगा। ये यू है, यू हमारा बदलता है, सेकेंड पर्सन हमारा बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्लियर है। लेकिन यहां तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो यहां पे आप मानेंगे कि यहां पे मुझसे कहा गया है, ही सेड टू मी। क्यों? क्योंकि यू जो है किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, लिसनर को, और आप बोल रहे हो कि उसने मुझसे कहा और आप रिपोर्ट कर रहे हो इस कारण से, ठीक है ना। तो यहां पे इस आधार पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही वुड हेल्प मी, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और हमारा फर्स्ट पर्सन का है तो मी में बदल जाएगा, क्लियर है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है आइडेंटिफाई द एरर। यहां जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस में आखिर कहां पे एरर है उसको आपको फाइंड आउट करना है। कहता है हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रिंग्स। अब पूरे सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से इसमें प्रयुक्त होने वाले एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए हार्डली हैड, यहां पे हमारा इन्वर्जन हुआ है। हार्डली से अगर सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं आप, तो देखेंगे कि सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा, क्लियर है, आपने देखा। और ये क्या है, हमारा सेकेंड वर्ब का फॉर्म है, क्लियर है, जो कि पास्ट टेंस के लिए प्रयुक्त होता है, पास्ट इंडिफिनिट के लिए। और एक बार सेंटेंस हमारा पास्ट में हो गया तो हम देखेंगे कि आगे भी पास्ट हो जाएगा, अर्थात यहां पे क्या होगा, रैंक जो हमारा है वो सही हो जाएगा, अर्थात रिंग्स का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों? हार्डली हैड ही एंटर्ड द रूम व्हेन द फोन रैंग, मतलब हार्डली बमुश्किल वो रूम में पहुंचा होगा कि उसी समय क्या हो गया, फोन बजी, मतलब पास्ट में ये घटना हुई है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी है जहां पे कोई एरर है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है इफ ही डैश हार्डर ही वुड हैव पास्ड। यदि वह और ज्यादा मेहनत किया होता तो वह पास कर गया होता। अब देखेंगे कि इफ हमें किस चीज की जानकारी दे रही है, तो इफ हमें बता रहा है कि भैया ये हमारा कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में आप एक कंडीशन रखते हैं और उसके पॉसिबल रिजल्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। अब देखना है, कंडीशनल सेंटेंस को बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको कंडीशनल क्लॉज में वर्ब फॉर्म भरना है तो आप रिजल्ट क्लॉज के टेंस को देखेंगे। अगर इधर टेंस दिया हुआ है और आपको रिजल्ट में देखना है तो इधर वाले के अकॉर्डिंग करेंगे। देखिएगा ये चार प्रकार के मूलतः होते हैं, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। जीरो कंडीशनल में हम क्या देखते हैं कि एक ऐसे कंडीशन की बात की जाती है जिसका आउटकम जो है ना फिक्स्ड है, आप उसके आउटकम को चेंज नहीं कर सकते हैं। इस स्थिति में देखेंगे कि दोनों तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ये देखना है आपको। और फिर देखेंगे हमारा फर्स्ट में है जहां पे क्या है कि कोई चीज जो फिक्स नहीं है लेकिन वो संभव है, आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे देखेंगे कि इफ क्लॉज में हमारा क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन यहां पे देखेंगे विल प्लस या शैल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्लियर है। और फिर देखेंगे सेकेंड कंडीशनल में आप देखेंगे यहां पे आपको वर्ब के सेकेंड फॉर्म अर्थात पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग मिलेगा, और इधर आप देखेंगे वुड प्लस V1 देखने को मिलेगा, ठीक है। और थर्ड कंडीशनल में आप एक ऐसे सिचुएशन की बात करते हैं, पास्ट के एक ऐसे हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करते हैं जिसको कि प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। वहां पे आपको पास्ट परफेक्ट देखने को मिलेगा और इधर आपको देखने को मिलेगा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्लियर है। अर्थात आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेशन हमारा है, कहता है नो सूनर डैश द बिल रंग देन द स्टूडेंट्स रस्ट आउट। अब आपको यहां पे एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है जो इस सेंटेंस को करेक्ट बना दे, क्लियर है। अब देखेंगे कि नो सूनर के साथ दो तीन स्थितियों का आपको ध्यान रखना है। नो सूनर के बाद हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है और यह हमेशा फॉलो किया जाता है देन के द्वारा। अगर आपको यहां व्हेन लिख दिया जाए और करेक्शन करने की बात की जाए तो आप क्या करेंगे, व्हेन को एक इरेनियस पार्ट के रूप में लेंगे, क्लियर है। एक चीज ये ध्यान रखना है। अब नो सूनर के साथ वाले क्लॉज को हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं और आगे जो आने वाला है
जिससे आप उसकी तुलना कर रहे हैं, वहां पे हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? ये समझ में आई बात? और वैसे भी देखेंगे यहां पे रंग जो है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और देखते हैं कि वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम डिड के बाद नहीं करते हैं, हैज के बाद करते हैं, वॉज के बाद भी करते हैं, लेकिन पेसिव बनाने के लिए। तो जब पेसिव नहीं बनाना हो सेंटेंस में तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे वर्ब का सेकेंड फॉर्म है जो पास्ट के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो एक बार सेंटेंस पास्ट में चला गया तो दूसरी बार हम उसे दूसरे टेंस में नहीं रखेंगे, अर्थात है जो हमारा ये भी प्रयुक्त नहीं होगा, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी जो यहां पर है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको सेशन बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। इसी तरह से मॉक टेस्ट के लिए आप इस चैनल पे विजिट कर सकते हैं और अपने आप को बेनिफिट दिला सकते हैं। तो चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।